शिल्पा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हारे और माँ के बिना मेरी दुनिया में है ही कौन। हाँ चंदन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहानी है जवान खूबसूरत चंदन बैल की, जिसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ होती है, जिसकी शादी बहुत जल्दी शिल्पा गाय के साथ होने वाली होती है। शिल्पा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत घमंडी होती है। उसे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड होता है। चंदन मजदूरी करता है और जो कुछ कमा के लाता है उससे बड़ी मुश्किल से एक समय का खाने का राशन ही जोड़ पाता है। फिर एक दिन चंदन की माँ बहुत बीमार हो जाती है। बेटा चंदन, बेटा पानी लाकर दे। माँ, माँ, क्या हुआ तुम्हें? ओहो, अरे माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। माँ, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। चंदन की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। चंदन माँ को उठा के अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर माँ को एडमिट करते हैं और बताते हैं कि माँ को बहुत गंभीर बीमारी है। देखो, तुम्हारी माँ को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी माँ के बिना मेरा है ही कौन? हम सही कह रहे हैं और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो। आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूं, पर मेरी माँ को बचा लें। चंदन माँ को लेकर बहुत परेशान होता है। वो ऊपर से पैसों को लेकर भी बहुत परेशानी थी कि कहां से इतने पैसे लाएं। ये बात वो शिल्पा को अपना समझ के बताता है। क्या माँ के इलाज के लिए इतना पैसा चाहिए? तुम क्या पागल हो? माँ तो बूढ़ी हो गई है। आज नहीं तो कल माँ को मरना ही है। ऊपर से इतनी बड़ी बीमारी जो हो गई है, इलाज करने का क्या फायदा? कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? तुम्हें अब माँ के बारे में नहीं, हम दोनों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। शिल्पा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें अपना समझ के तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी माँ के मरने के बारे में बातें कर रही हो। सही तो कह रही हूँ। पहले ही मैंने कुछ नहीं देखा। तुम्हारे प्यार में पड़ के ना घर देखा, ना तुम्हारा काम देखा, और अब ऊपर से ये माँ। अपना घर भी बेचोगे तब भी इलाज नहीं कर पाओगे। फिर मुझे कहाँ रखोगे? क्या खिलाओगे? देखो चंदन, इसलिए मैंने सोचा है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। नहीं शिल्पा, ऐसा न कहो। तुम्हारे और माँ के बिना मेरा है ही कौन। मुझे छोड़ के मत जाओ। चंदन बहुत रोता है, लेकिन शिल्पा उसे छोड़ के चली जाती है। मैं क्या करूं? कहां जाऊं? जिसका सहारा था वो भी छोड़ के चली गई। माँ का इलाज कैसे करूं? बहुत सारे पैसे चाहिए। जितना मैं कमाता हूं उतने में तो बस हमारा एक समय का खाना ही निकल पाता है। फिर माँ के इलाज के लिए कहां से पैसे लाऊं? चंदन बहुत परेशान होता है। एक तरफ उसे माँ के इलाज की चिंता थी कि पैसा कहां से लाए। दूसरी तरफ शिल्पा उसे ऐसे वक्त में छोड़ के जा चुकी थी। माँ अस्पताल में भर्ती थी और चंदन भूखा प्यासा धूप में काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बहुत चलने के बाद चंदन थक के एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, आपने मेरी क्या किस्मत बनाई है। एक ही झटके में सब छीन लिया आपने मुझसे। चंदन नारियल के पेड़ के नीचे बैठ के अभी अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि ऊपर से पेड़ से एक नारियल गिरता है। चंदन उस नारियल को हाथ में उठाता है, तभी नारियल का पेड़ बोल पड़ता है। ए बैल, क्या बात है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। चंदन हैरान था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। नारियल का पेड़ कैसे बोल सकता है? क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं चमत्कारी पेड़ हूँ। तुम मुझसे अपनी परेशानी जाहिर कर सकते हो। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या तुम सच में एक चमत्कारी पेड़ हो? हाँ। चंदन समझ गया था कि भगवान उसकी मदद करना चाहते हैं। इस चमत्कारी पेड़ को भगवान ने उसकी मदद के लिए ही भेजा है। वो समझ गया था कि जहां एक रास्ता बंद होता है, वहां भगवान दूसरा रास्ता खोल देते हैं।
चंदन पेड़ को अपनी सारी परेशानी बताता है। नारियल का पेड़ उसे कहता है कि चंदन उसके नारियल रोज उतार के ले जाए और नारियल बेच के अपना काम शुरू करे। चंदन ने ठीक वैसा ही किया जैसा पेड़ ने उसे कहा। वो पेड़ से नारियल उतार के ले गया और अगले ही दिन उसने नारियल का ठेला लगा लिया और पहले ही दिन चंदन की खूब कमाई हुई। आज तक मैंने इतने पैसे कभी नहीं कमाए। देखो आज मेरी कितनी कमाई हुई है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तुम मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। भगवान ने मुझे भेजा ही इसीलिए है, लोगों की मदद करने के लिए। और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। उधर चंदन की माँ की अस्पताल में हालत खराब हो रही थी। बेटा, चंदन बेटा, तू कहाँ चला जाता है? बस मेरे पास बैठा रह। मैं पता नहीं कब मर जाऊंगी और तू पता नहीं कहाँ बाहर रह जाएगा। माँ, मरने की बातें ना कर तू। देख मैं कितने पैसे कमा के लाया हूँ। आज तेरा इलाज बहुत अच्छे से होगा। बहुत जल्दी से तू ठीक होकर मेरे साथ घर चलेगी। पर बेटा, मेरे इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? माँ तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक कर लूंगा। अब सब ठीक हो जाएगा। बस इसी तरह से चंदन का कारोबार दिन ब दिन बढ़ने लगा। पहले तो वो ठेले पे नारियल बेचने लगा, बाद में फिर वो नारियल का व्यापारी बन गया। दूर दूर तक शहरों में उसके नारियल सप्लाई होने लगे। देखते ही देखते चंदन बहुत अमीर हो जाता है। चंदन ने अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाया और माँ बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाती है। बेटा, तू ये मुझे कहाँ लाया है? ये किसका घर है? ये हमारा घर है माँ। मैंने नया घर खरीदा है तुम्हारे लिए। जीता रह बेटा। चंदन की तारीफ का जब शिल्पा को पता चलता है कि अब वो पुराना चंदन नहीं रहा, बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है, बहुत अमीर हो गया है, तो उसके पैसे के लालच में वो उसके पास आती है। शिल्पा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंदन, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे मैं। माँ जी, आप ही कहिए ना चंदन को मुझे माफ करे। देख बेटी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। ये चंदन की जिंदगी का सवाल है। इसका फैसला वो खुद ही लेगा। लेकिन माँ जी। मिल गया जवाब तुम्हें शिल्पा। अब जाओ यहाँ से। मैं शायद तुम्हें माफ कर भी देता, लेकिन तुमने मेरे माँ की मरने की बात की और स्वार्थी होकर बस अपने घर के बारे में सोचा। अरे तुम तो इतनी मतलबी हो कि उस समय तुमने मेरा साथ छोड़ दिया जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आज मेरे पास धन दौलत देख के मेरे पास आई हो। मुझे तो तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल अगर मेरे पास ये पैसा ना रहा तो तुम फिर से मुझे छोड़ने में एक पल भी नहीं सोचोगी, क्योंकि तुम हो ही स्वार्थी। चली जाओ मेरे घर से, चली जाओ। फिर चंदन धन्यवाद कहने उस नारियल के पेड़ के पास आता है। ओहो, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। हाँ, क्या बात है। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से ही तो मुमकिन हो पाया है। अगर तुम ना होते तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता और शायद मेरी माँ भी नहीं होती। मैं तुम्हें इन सब चीजों के लिए धन्यवाद कहने आया हूँ। सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी मदद बिना किसी स्वार्थ के की है क्या? मुझे तो तुमसे बहुत कुछ चाहिए। चंदन पेड़ की बात सुन के हैरान रह गया कि नारियल के पेड़ को उससे क्या चाहिए। आखिर उसके पास ऐसा है ही क्या? सब कुछ तो उसी की देन है, सब कुछ उसी की वजह से ही तो मिला है। तो ऐसा क्या था जो उसे चाहिए? और नारियल के पेड़ का क्या स्वार्थ था? उसे चंदन से क्या चाहिए? लंगड़े बैल का दुख। ये कहानी है हीरा बैल की, जो सत्या के यहाँ रहता था। हीरा बहुत ही ईमानदार और मेहनती बैल था, लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि वो एक पैर से लंगड़ा था। लेकिन वो फिर भी बहुत मेहनत करता था और कभी भी अपने मालिक को निराश नहीं करता। लेकिन अब हीरा बैल की उम्र भी हो रही थी, तो एक दिन सत्या की पत्नी उसे कहती है, सुनो जी, हीरा अब ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, फिर हम उसे मुफ्त का क्यों खिलाए? मेरी बात मानो तो हीरा को अब बेच दो।
उसके अभी भी हमें अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। कुछ समय बाद दोगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा। भाग्यवान, कैसी बात कर रही हो? हीरा का अपना एक परिवार है, उसकी पत्नी है, छोटा बच्चा है, मैं उनको कैसे अलग कर दूं? कैसी बातें कर रहे हो? भला जानवरों का भी कोई परिवार होता होगा। हाँ, साथ में रहते हैं और उसका बच्चा भी है, लेकिन जानवरों को क्या पता कि परिवार किसे कहते हैं। आप मेरी बात मानो और सेठ से बात करके इसका सौदा कर दो। सत्या हीरा से बहुत प्यार करता था, लेकिन पत्नी की बातों में आकर वो हीरा का सौदा कर देता है और अच्छे खासे पैसे लेकर गांव में ही हीरा को बेच देता है। थोड़ी देर बाद एक मालिक आता है और हीरा की रस्सी खोलने लगता है। तब हीरा की पत्नी बोलती है, अरे ये कौन आदमी है जो तुम्हारी रस्सी खोल रहा है? हमारा मालिक कहाँ है? मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है और मुझे क्यों खोल रहा है, पर इनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है जैसे सत्या मालिक ने मुझे बेच दिया हो और अब ये मेरा नया मालिक है। मुझे इसके साथ जाना होगा। नहीं नहीं हीरा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम चले गए तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? मालिक ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अच्छे खासे परिवार को एक दूसरे से दूर कर रहा है। अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? मैं क्या बताऊं चंपा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये इंसान हम जानवरों की फीलिंग को कहाँ समझते हैं। इन्हें तो यही लगता है कि इनका ही परिवार होता है, हमारा कोई परिवार नहीं होता। अगर मालिक इस बात को समझते तो वो मुझे मेरे परिवार से दूर नहीं करते और मुझे इस सेठ को नहीं बेचते। मालिक हीरा बैल को अपने साथ ले जाने लगता है। चंपा और हीरा दोनों फूट फूट कर रोते हैं। थोड़ी दूर जाकर मालिक उसमें खूब डंडे बजाता है, जल्दी जल्दी चलने के लिए बोलता है। अरे ओ लंगड़े बैल, जल्दी चल, इतना समय नहीं है मेरे पास कि यहीं खड़ा रहूं। लगता है तुझे खरीदकर मैंने गलती कर दी। हीरा मन में बोलता है, मालिक, अगर आप मुझे नहीं खरीदते तो मैं अपने परिवार से अलग नहीं होता। ये सब मेरे लंगड़ेपन की वजह से हुआ है। अगर मैं लंगड़ा ही नहीं होता तो सत्या मुझे नहीं बेचता। मालिक उसे जैसे तैसे अपने घर लेकर चला जाता है और उसे सूखी घास दे देता है। हीरा चुपचाप रहता है, न कुछ खाता है न पीता है। बार बार उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी और चंपा को याद करके वो कहता है, बस अब बहुत हो गया। माना ये मेरा नया मालिक है, लेकिन मैं अपने परिवार के बिना अब नहीं रह सकता। मेरे बिना मेरी चंपा और मेरे बच्चे का ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपनी चंपा और अपने बच्चे को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा और अपनी एक नई दुनिया बसा लूंगा। हीरा रात में रस्सी तोड़कर वहाँ से भागने लगता है, पर लंगड़े होने के कारण वो गिर जाता है और उसके पैरों से खून आने लगता है। हीरा रोने लगता है, भगवान, तूने मुझे लंगड़ा बनाया। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, पर आज तुझे मुझे हिम्मत देनी होगी ताकि मैं अपने परिवार के पास पहुंच सकूं। हीरा फिर से खड़ा हो जाता है और लंगड़ा लंगड़ा कर अपनी चंपा के पास पहुंच जाता है। अजी, आप यहाँ कैसे आ गए और आपके पैरों से खून क्यों निकल रहा है? चंपा, अभी कुछ बोलने का वक्त नहीं है। सुबह होने से पहले हमें यहाँ से दूर जाना है। बस हमारे पास यही रास्ता है। हीरा अपने मुंह से चंपा और अपने बच्चे की रस्सी खोलने लगता है। थोड़ी देर मेहनत के बाद वो कामयाब हो जाता है और फिर धीरे धीरे चलते चलते वो तीनों दूर चले जाते हैं और एक गांव में जाकर रहने लगते हैं। हीरा, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो आ गए हैं, लेकिन अब हम क्या खाएंगे? हमें तो यहाँ कोई कुछ खाने को भी नहीं देगा और हमारा बच्चा बहुत भूखा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा, पर अपनी बीवी और बच्चे को भूखा सोने नहीं दूंगा। तुम मेरा इंतजार करना, मैं कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। हीरा चंपा को और अपने बेटे को छोड़कर घर से चला जाता है। वो जगह जगह जाकर मजदूरी के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसे कोई मजदूरी नहीं देता क्योंकि वो लंगड़ा था। अरे लंगड़े बैल, भाग यहाँ से। ठीक ठाक होता तो कुछ काम आ जाता, मगर अब क्या ही काम करेगा तू? भाग यहाँ से। हीरा बेचारा भटकता रहता है। उधर चंपा भी इंतजार करती रहती है। उसका बेटा बहुत भूखा था तो वो घर घर जाकर रोटी मांगने लगी। फिर उसे एक दो घर से रोटी मिल गई। उसने लाकर अपने बच्चे को खिला दी और शाम को हीरा खाली हाथ लौटता है। तब चंपा बोलती है, क्या हुआ, कोई काम मिला तुम्हें? नहीं चंपा, मैंने हर जगह काम ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मेरे पैर की वजह से मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया। सबने यही कहकर ठुकरा दिया कि मैं लंगड़ा हूँ तो क्या काम करूँगा। तू ही बता चंपा, अगर मैं लंगड़ा हूँ तो क्या मैं किसी भी काम के काबिल नहीं हूँ? मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं।
अगर मैं लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मेरी इस कमी का मजाक क्यों बनाते हैं? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिस चीज पर लोग आज मजाक बना रहे वही तुम्हारी ताकत बनेगी। मुझे पता है तुम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो और तुम करोगे। छोड़ो, ये लो, ये 2 रोटी तुम भी खा लो। रोटी? तुम कहाँ से लेकर आई हो ये रोटी? हीरा मुन्ना बहुत रो रहा था, उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं घर घर जाकर रोटी मांग कर ले आई। कुछ लोगों ने मुझे रोटी दे दी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे का पेट भर गया। अब तुम भी खा लो। चंपा की बात सुनकर हीरा बहुत दुखी हो जाता है और मन में बोलता है, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भी नहीं भर सकता। आज इसको मेरी वजह से घर घर भीख मांगनी पड़ी। दोनों पति पत्नी एक एक रोटी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन हीरा के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो लकड़ी इकट्ठा करता है और उसे पट्टे की तरह जोड़ता है और एक रिक्शा तैयार करता है। वो उसे लेकर बाहर निकलता है, जिसमें वो सामान ढोकर पहुंचाने लगा और पैसे कमाने लगा। सब उसकी इस तरकीब को देखकर बोलते हैं, अरे वाह, देखो इस लंगड़े बैल ने तो सामान ढोने के लिए लकड़ी को रिक्शा की तरह बना दिया। अब ये ज्यादा सामान ले जा सकेगा। हीरा बहुत मेहनती था, इसलिए जल्दी सब उससे काम करवाने लगे और धीरे धीरे हीरा मेहनत करके अच्छा खासा कमाने लगा और अपने परिवार को पालने लगा। एक दिन हीरा घर का बहुत सारा सामान लेकर आता है। चंपा, ये लो, ये बहुत से खिलौने मैं मुन्ने के लिए लेकर आया हूँ, और ये तुम्हारे लिए साज सजावट का सामान और बहुत सा खाने पीने का सामान भी है। अब मैं तुम दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। लोगों ने मेरी लंगड़ेपन का मजाक बनाया था, लेकिन अब वही मुझसे काम करवाते हैं। अब मैं अपने परिवार को बहुत मेहनत करके पालूंगा। किसी को मौका नहीं दूंगा कि अब कोई हमें अलग करे। हाँ, मैं तो ये बात पहले से ही जानती थी हीरा कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है और तुम अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर सकते हो, और तुमने ये बात साबित भी कर दी। तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो और अपने परिवार को अच्छे से रख रहे हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। फिर हीरा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है। अब उसकी कमी उसकी ताकत बन गई थी।